हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। बेस्ट 100 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर हम पहुंच चुके हैं। बढ़ाते हैं आगे। चैप्टर 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं तो जो नीट के लिए या जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इसको सेशन को ज्वाइन करें। बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं मेरे साथ में बैठकर लगाते हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए आपकी 90% फिजिक्स की टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन बढ़िया तरीके से लगानी। सिर्फ ये नहीं है कि जब सेशन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन को पहले क्या करिए, क्वेश्चन को पहले पॉज करके अपने आप से ट्राई कीजिए और फिर हम मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो जब आप ये काम करेंगे तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, आपकी प्रैक्टिस एकदम स्मूथ बढ़िया चल रही है। तो चलो करते हैं शुरू। ज्यादा कोई टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। चलो करते हैं शुरू बच्चों। सवाल नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है जरा समझते हैं। ए चार्ज पार्टिकल q, m is moving directly towards fixed positive charge कैपिटल Q। एक चार्ज है जिसका मास m दिया हुआ है, चार्ज q दिया हुआ है उसके ऊपर, इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q। When it is at distance d from q, it has speed v naught. At what distance q will be particle comes momentarily to rest? Is the acceleration constant during motion? पूरी बात बताएंगे आपको। पहले सवाल को, इसको डायग्राम से बना लेते हैं। क्या दिया है देखो भाई, एक चार्ज पार्टिकल है, ले लिया हमने चार्ज पार्टिकल, उस पर चार्ज है q और मास है उसका m। वेरी गुड। अब ये क्या है, ये आपके पास मूव कर रहा है डायरेक्टली टुवर्ड्स फिक्स पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q। मान लीजिए यहाँ पे एक फिक्स पॉजिटिव चार्ज है जो कि कितना है आपका, कैपिटल Q है। ये फिक्स है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता। ठीक है, अब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, इसकी तरफ जा रहा है। ये चार्ज, जिस पे चार्ज Q है, मास इसका m है, ये कैपिटल Q की तरफ जा रहा है। पहली लाइन में यही दिया हुआ है, पढ़ लो। दूसरी लाइन में चलो, when it is at distance d from q, जब इसके q से डिस्टेंस इसकी स्मॉल d है, मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखी फिलहाल, ये स्मॉल d दे रखी है। चलो ठीक है, तब इसकी स्पीड v नॉट दे रखी, तो इसकी स्पीड मान ली हमने v नॉट। एट वाट डिस्टेंस कैपिटल q विल द पार्टिकल कम मोमेंटरीली टू रेस्ट। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद यहां पे पहुंच गया मान लीजिए, तो जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा। जब ये वर्ड लिखा है यहाँ, मोमेंटरीली टू रेस्ट। अब पहले तो मुझे ये सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पार्टिकल की स्पीड धीरे 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 करके कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, जीरो क्यों हो, पूरी बात समझते हैं। तो पहले तो ये समझो कि ये चार्ज है कैपिटल Q, ये चार्ज सॉरी स्मॉल q, और ये कैपिटल Q, दोनों प्लस है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ये तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ये इधर जा रहा है। अब रिपल्शन की वजह से इस पे पीछे की तरफ रिपल्शन फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये किसका काम करेगा, ये F रिपल्शन का काम कर रहा है। ये रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। तो जैसे जैसे ये चार्ज के पास जाएगा, इस पे रिपल्सिव फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम 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 कम। रिपल्शन का मतलब क्या है, पीछे की तरफ लगा हुआ है ना, स्पीड के जो इधर इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसकी इधर है, और फोर्स लगा हुआ है रिपल्शन का पीछे की तरफ। तो ये फोर्स क्या करेगा, जो रिपल्शन का, ये जब फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट लग जाता है तो वो क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को कम करता चला जाता है, मतलब रिटार्डेशन पैदा करता है। ये फोर्स इसके अंदर क्या करेगा, यहाँ पे रिटार्डेशन पैदा करेगा, ये रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन इसके अंदर पैदा हो रहा है।
अब इस रिटार्डेशन की वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे कम 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 होते होते कहीं ना कहीं जाके इसकी स्पीड 0 होगी। अब यही बताना है कि उस टाइम पे जब इसकी स्पीड 0 होगी उस टाइम पे इसकी इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, उसकी इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है वो बताना है। चलो समझ गए हम बात। हम ये समझ गए कि ये चार्ज ये तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ये चार्ज जैसे जैसे आगे आ रहा है इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि इसके अगेंस्ट में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उससे रिटार्डेशन पैदा हो, रिटार्डेशन से इसकी स्पीड धीरे धीरे कम 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 होते होते कहीं ना कहीं जाके 0 हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जाके 0 हो जाएगी, बस उसी पॉइंट का इंतजार है मेरे को। और वहां पे उस टाइम पे इस चार्ज की और इस चार्ज के बीच का गैप कितना है ये मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, ये एक्स कैलकुलेट करना है। चलो जी ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब बात ये करते हैं कि ये एक्स आएगा कहां से और कैसे हमें करना है इसको। तो बड़ा इजी है। यहाँ पे एक बात बताओ, चार्ज जब यहाँ से चला था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी मान लीजिए K1, और इन दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी थी U1। जब ये चार्ज इस पॉइंट पे पहुंच गया तब काइनेटिक एनर्जी हो गई K2 और पोटेंशियल एनर्जी हो गई U2। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लग रहा है। पहली बात तो ये, हम ऐसा कैसे पता चलेगा सर हमें कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहाँ लगता है? तो उसकी अपनी कंडीशन है, आपको याद है। अगर सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो कि है नहीं, कोई इसको खींच के ले जा रहा है क्या? नहीं, इसकी वेलोसिटी इसको आगे ले जा रही है। ठीक है, सिस्टम के अंदर बाहर से कोई फोर्स लगा रखा है, हमने कोई फोर्स लगा रखा है? नहीं। क्या यहाँ पे किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन है? नहीं। अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई किसी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, तो समझ लीजिए कि वहां पर एनर्जी कंजर्व रहने वाली है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगने वाला है। तो याद रखो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की कंडीशन होती है कि जब बाहर से किसी टाइप का कोई फोर्स ना लगे, W एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, एंड एक बात बताओ, जब बाहर का कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उसका वर्क भी 0 होगा, और W किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं है तो उसका वर्क भी 0 है। तो ये जब दो टर्म 0 होती है ना, बाहर से लगे हुए फोर्स का वर्क 0 और नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन का वर्क 0, तो एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी विल बी कंजर्व, देन एनर्जी विल बी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व रहती है, इसका मतलब है कि K1 प्लस U1, ठीक है, जब ये चला था उस टाइम पे इसकी टोटल एनर्जी, और जब ये यहां पहुंचा तो उस टाइम पे इसकी टोटल एनर्जी दोनों बराबर होंगी। इसे ही कहेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपका यहाँ पे लगने वाला है। तो चलो करते हैं शुरुआत एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की। तो K1 से शुरुआत करते हैं। जब ये यहाँ से चला था उस टाइम पे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो इसका मास है सर m, स्पीड है इसके पास v0, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m v0 का स्क्वायर, प्लस इसके पास भी है क्या कोई काइनेटिक एनर्जी? नहीं है, तो फिक्स है, रेस्ट में है, इसके पास कोई काइनेटिक। तो K1 में सिर्फ इसके पास एनर्जी U1 क्या है? इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? तो Q1 इंटू Q2, तो स्मॉल q कैपिटल Q और बटे में इनके बीच का गैप D। लो जी ये आ गया, इक्वल्स टू, और कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है। अब जब ये यहाँ पहुंचा, अब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? अब इसकी स्पीड हो चुकी है 0, तो अब काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 0, प्लस U2, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है तो वो कितनी है? K Q इंटू में कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q और बटे में इनके बीच का गैप वो है x। अब इनके बीच का गैप है x, ठीक है। तो जब ये यहां से आगे बढ़ रहा है, इसकी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो जा रही है कहां जा रही है? खत्म हो रही है, तो कहां जा रही है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और बढ़ के ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले U1 निकाल लिया और बाद में जब ये यहाँ पहुंच गया तो इसका U2 निकाल लिया, और इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी
किसमें बदल गई, वही लगाओ आप, k1 प्लस u1, ये था k1, ये u1, और जब ये यहाँ पहुंचा तो उस टाइम पे k2 प्लस u2, तो यहाँ पे k2 की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो है, समझ गए कैसे, क्योंकि इसकी स्पीड जीरो हो चुकी। अब x निकालना है इस इक्वेशन से, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले एक काम करते हैं, ये 1/2 mv0 स्क्वायर है, और ये है यही पूछा था ना, स्पीड एट व्हाट डिस्टेंस, हाँ x ही पूछा था। चलो तो फिर एक काम करो, आप इसमें x निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इसके बटे में ले जाओ, यहाँ ऐसे ले जाओ, और ये x इसका रिवर्स हो जाएगा। चलो इसको मैं इधर लिख लेता हूं दोबारा से, k क्यू कैपिटल Q बटे में x इक्वल्स टू में हाफ mv0 का स्क्वायर प्लस k क्यू कैपिटल Q बटे में d, ये हो गया आपका। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम आ गया 2d, इससे डिवाइड करा तो d की मल्टीप्लाई ऊपर mv0 स्क्वायर इंटू डी, प्लस d से डिवाइड किया 2, तो 2k क्यू कैपिटल Q, ये आ गया k स्मॉल q कैपिटल Q बटे में x। अब इसको उल्टा कर दो, दोनों तरफ से रिवर्स हो जाएगा, ये x ऊपर पहुंच गया, नीचे आ गया k स्मॉल q कैपिटल Q इक्वल्स टू में 2d और बटे में mv0 स्क्वायर इंटू डी प्लस 2k स्मॉल q कैपिटल Q, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो x इज इक्वल टू आ गया 2d k q कैपिटल Q बटे में mv0 स्क्वायर d और प्लस 2k स्मॉल q कैपिटल Q। लो जी, ये आ गया हमारे पास वो डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जहां पे जाके ये एक मोमेंट के लिए रुकेगा, इसकी स्पीड जीरो होगी और फिर ये वापस भाग लेगा। वापस क्यों भाग लेगा, रिपल्शन तो अब भी लगा हुआ है ना भाई, रिपल्शन तो इस पर अब भी लगा हुआ है। अच्छा एक सवाल और पूछा इन्होंने इसमें छोटा सा, इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, जैसे जैसे ये आगे की तरफ चलेगा इस मोशन के चलने पर, मतलब मोशन होने पर, क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे ये जो फोर्स है ये हर पॉइंट पे बदलेगा। कैसे भाई, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है k q1 इंटू Q2 बटे में r स्क्वायर, उनके बीच का गैप बदलता है, मतलब आप यहां से कह सकते हो कि F प्रोपोर्शनल टू 1 बटे r स्क्वायर। जैसे जैसे r चेंज होगा, r बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, r घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात देखने वाली है कि यहाँ पे जो फोर्स है ये r पे डिपेंड कर रहा है। अब ये जब दूर है तो इस पे फोर्स कम लगेगा, जैसे जैसे आगे आएगा इस पे फोर्स बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। अब यही बताया मैंने, बीच की डिस्टेंस अगर कम होगी तो फोर्स इस पे बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बटे मास। अब जब फोर्स चेंज होगा, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है बच्चों, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। और यही बताना था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, इसका आंसर होगा नो, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर हुई कुछ बात। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और कर डालते हैं इसको, देखते हैं क्या दिया है। सवाल पढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रेस्ट टू ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहां से रेस्ट से चलना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है, जहां से चलना शुरू कर रहा है वहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, रेस्ट से चलना ये शुरू करता है। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज, ओके, व्हाट इज द फाइनल एनर्जी व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट, जहां से इसने चलना शुरू किया और जहां ये पहुंचा वहां का पोटेंशियल 80 वोल्ट है।
यहाँ का पोटेंशियल 80 वोल्ट है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। इसने पूछा ना व्हाट इज द फाइनल एनर्जी। अब पहली बात तो ये, जब ये यहाँ से चलेगा तो इधर जाते जाते इसके पास एनर्जी आएगी कहां से, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। सोचे, चलो बताते हैं। इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगा? एक मिनट, सवाल को थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ते हैं। इसने पता क्या पूछा था, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू ए पॉइंट, किसी पॉइंट से चल के और मूव करके यहां पहुंच गया। हाँ देखो देखो, पढ़ो दोबारा। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू ए पॉइंट, रेस्ट से एक पॉइंट पर पहुंचा, तो यहाँ पे ये रेस्ट में था और इस पॉइंट पे पहुंच गया। वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, यहाँ है 100 वोल्ट जहां ये पहुंचा। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज 80 वोल्ट। अब ये बताना है कि फाइनल एनर्जी क्या होगी व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, जहां से इनिशियली इसने स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट से, एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज 80 वोल्ट, जहां पे इसका पोटेंशियल 80 वोल्ट था। सवाल को उल्टा दिया है हमने, सीधा सीधा समझ के पढ़ लिया है ना, उल्टा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है और पहुंचा जहां, वहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, ठीक है, और वहां से जो चल के आया, जिस पॉइंट से चला था, वहां का पोटेंशियल 80 वोल्ट था, वहां से वो चला था और वहां से वो रेस्ट से चला था। अब यहाँ पे जब वो पहुंचा है तो यहाँ पे उसकी फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे उसकी एनर्जी बतानी है, यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी है ये बताना है। अब देखो एक बात सोचो, एक बात सोचो, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से गया, तो सोचने की बात है कि वो इधर ही क्यों गया, इधर ही क्यों गया? इधर इसलिए गया क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल देखो इधर है 100, इधर है 80, तो हाई से लो की तरफ लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, कितना? Q इंटू ई। अब इस फोर्स की वजह से ये इधर भागेगा। अब ये रेस्ट से चला तो यहाँ पे इसकी K1 की वैल्यू कितनी है? 0, और यहाँ पे पहुंचते 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 यहाँ तक इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई K2। भाई कुछ तो स्पीड आ गई होगी ना इसके, यहाँ से रेस्ट में चला था तो K1 0 था। अब जैसे जैसे फील्ड के, इधर फील्ड लगा हुआ है तो फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स लगा के इसको भगा के यहाँ से ले जाएगा, यहाँ तक लेके जाएगा, यहाँ तक। अब यहाँ पे जाने के बाद पूछा है कि ये बताओ कि यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी है। तो पहले तो ये सोचो कि यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो इसके पास कहाँ कहाँ से आई, सोचो भाई। एक बात बताओ, जब ये यहाँ से चला था, जब ये यहाँ से चला था तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी मान लो U1 थी। अब ये अपने आप यहाँ से यहाँ गया, हमने तो नहीं भेजा ना, हमने कोई फोर्स लगाया क्या? नहीं। हमारा फोर्स कितना है? W एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल 0, तो उसकी वजह से W एक्सटर्नल भी कितना है? 0। ठीक, क्या कोई फ्रिक्शन दे रखा है? नहीं, तो फ्रिक्शन का वर्क भी कितना होगा? 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क भी 0। अब ये दो टर्म 0 होते ही हमें पता चल गया कि इस पूरे जर्नी में, इस पूरे प्रोसेस में इसकी जो टोटल एनर्जी रहने वाली है K1 प्लस U1,
और K2 प्लस U2 दोनों इक्वल रहने वाली है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है। जितनी एनर्जी टोटल यहाँ है, जब ये यहाँ पहुंचा उतनी एनर्जी इसकी टोटल यहाँ है। अब K1 बोलो, K1 तो जब ये यहाँ से चला था उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। U1 बोलो, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी? हाँ थी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। कितनी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है, अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच में गैप है R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये तब है जब एक पेयर बने, दो चार्ज हो। अच्छा, लेकिन अगर अकेला चार्ज है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अगर अकेला चार्ज रखा है तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी हाँ होती है। कब? जब बाहर से कोई फील्ड लगा होता है, जब कोई बाहर फील्ड लगा होता है तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। कितनी होती है? तो ये चार्ज और इनटू में जिस पॉइंट पे ये रखा है उस पॉइंट का पोटेंशियल V, ये होती है तब इसके अंदर है। ये याद रखना, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अकेला भी रखा होगा तो उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है, और वो कितनी होती है? वो होती है वो चार्ज और इनटू में उस पॉइंट का पोटेंशियल जिस पे वो रखा है V। तो इस हिसाब से तो सर ये जब यहाँ रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये चार्ज, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? -E। चार्ज माइनस है तो माइनस में लेना पड़ेगा, -E। और इनटू में इसका पोटेंशियल कितना है? 80 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल है 80, ठीक है। अब जब ये यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई K2 और पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी U2। U2 कितना हो गया? तो ये चार्ज -E और इनटू में 100, चेक कर लो, इनटू में 100, ठीक है। तो अब याद रखना, अगर माइनस में है तो इस फॉर्मूले में ये जो Q की वैल्यू रखी जाती है ये विद साइन रखी जाती है। एनर्जी में, पोटेंशियल में साइन के साथ रखनी होती है चार्ज की वैल्यू, और फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना साइन के रखनी होती है, तो विद साइन रखी जाती है यहाँ से। तो यहां से हमें इतना समझ में आ गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से ये हमें K2 मिल जाएगा, लेकिन हमें K2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए जब वो यहाँ पहुंचा उसकी टोटल एनर्जी। अरे तो भाई साहब ये तो सवाल पहले ही सॉल्व हो गया। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? वही है जो पहले थी। एनर्जी कंजर्व नहीं है क्या यहाँ? K1 प्लस U1 की वैल्यू वही है जो K2 प्लस U2 की वैल्यू है। तो हमें K2 प्लस U2 पूछा है उसने, तो वही आंसर आ गया K1 प्लस U1, तो मतलब आंसर ये आ गया। K1 प्लस U1 की वैल्यू ये है, तो आंसर आ गया माइनस का 80E। यही हमारा आंसर है और यही एनर्जी की वैल्यू है। टोटल एनर्जी आ गई ये E टोटल, ये टोटल एनर्जी आ गई कि इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास जहां से चला था तब कितनी एनर्जी थी, और जब यहाँ पे पहुंचा तो टोटल एनर्जी बताओ। तो अरे वही होगी भाई, पहले वाली ही होगी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट ने आंसर दे दिया। हाँ, अगर ये पूछ लेता K2 बताओ तो इसे इधर लाके इसमें से माइनस कर लेते, तब K2 आ जाता। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा था लेकिन लॉजिकल था, अच्छा सवाल था। आप इस सवाल में उलझ जाते हैं, और शायद जिन्होंने ट्राई किया होगा वे उलझे भी होंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा। जिन्होंने कर लिया होगा, मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उस चीज को सोच लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं सवाल क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहा है टू कंडक्टिंग स्फीयर्स A एंड B कैरी चार्ज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, देयर रेडियाई आर respectively R1 and R2. Okay, they are now joined by a conducting wire. Under what condition will be the charge flow from A to B, B to A? No charge will flow from A to B. Okay, देखो आपको ये बता दें, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, दोनों के साइज अलग अलग हो सकते हैं। पहले की रेडियस R1 और दूसरे की रेडियस R2। पहले पे चार्ज Q1 और दूसरे पे चार्ज Q2, ठीक।
स्फीयर का नाम रख दो, ये ए और ये बी, ठीक है। अब इनकी रेडियस वगैरह दे रखी थी, कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज है, चार्ज पूरी सरफेस पे फैला होता है। अब हमने इनको एक वायर के थ्रू जोड़ दिया, एक वायर से जोड़ दिया, क्या होगा, वायर के थ्रू अगर आप उसको जोड़ेंगे तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पे फ्लो होता है। क्यों सर, क्यों, वो भी बताएंगे। इसलिए होता है भाई कि इसका पोटेंशियल, इसकी सरफेस का पोटेंशियल V1 होगा और इसकी सरफेस का पोटेंशियल V2। अब इन दोनों में से कोई तो बड़ा होगा, मान लेते हैं V1 बड़ा है V2 से। अगर V1 इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो चार्ज हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ चलना शुरू कर देता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर से किधर जाना शुरू कर देता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इधर से इधर चलता है। अब इस पे से चार्ज कम होने लगेगा और इस पे चार्ज बढ़ने लगेगा। इसका पोटेंशियल ज्यादा था, इसका पोटेंशियल कम था, इधर से इधर चार्ज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल कम होने लगेगा और इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा और इसका भी V, दोनों का पोटेंशियल, इसका भी V, इसका भी, नीचे लिखने के बजाय यहाँ लिख देता हूँ, दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा ना बच्चों, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो उस टाइम पे इसका चार्ज चलना बंद हो जाएगा, बस यही कंडीशन है। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आपने अब तक दे दिया होगा। जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने पॉज करके वीडियो को और इस क्वेश्चन को देखा होगा, तो उन्होंने इसका आंसर दे दिया। तो ये है टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। अब इन्होंने ये पूछा था कि चार्ज फ्लो करेगा ए से बी पे, तो पहले वाले का आंसर दे दिया हमने, ए से बी पे तब करेगा जब ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, मतलब ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, तो चार्ज फ्लो करेगा ए टू बी, पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर हुआ बी से ए कब करेगा, जब बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए का कम होगा, बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए से, तो जब चार्ज फ्लो करेगा बी टू ए। फिर तीसरा, नो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे चार्ज फ्लो कब नहीं करेगा, तो उसके लिए कंडीशन है, ये कंडीशन लिख रहा हूं मैं तीनों के लिए, ये कब करेगा, जब दोनों का पोटेंशियल ए का और बी का पोटेंशियल सरफेसेस का बराबर होगा, तो नो चार्ज फ्लो, नो चार्ज फ्लो। जब ये नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेगा चार्ज, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। समझते हैं क्या दिया है और समझते हैं क्या कैलकुलेट करना है। 2 point charges each 50 microcoulomb are fixed on y axis at y equals to 4 and y equals to -4. Okay, another charge particle having charge -50 microcoulomb, mass 20 gram, is moving along the positive x-axis. When it is at x is equal to -3 meter, its speed 20 meter per second. Find the speed of charge particle when at it reaches to origin. Also find the distance of charge particle from origin when its kinetic energy becomes 0. Okay, very good. अब यहां से हमें बनाना है, ये बनाया हमने y एक्सिस और ये बनाया हमने x एक्सिस, ठीक है भाई। ओके, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y, ये हुआ 0। दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक y इज इक्वल टू 4 पे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस 4 मीटर। यहाँ पे चार्ज रखा है कितना, पॉइंट चार्ज है 50 माइक्रो कूलम। ओके, एक यहाँ पे रखा है नीचे 4 मीटर और यहाँ का भी चार्ज है 50 माइक्रो कूलम। चलो, अब एक +4 पे रखा है, ऊपर ऊपर की तरफ +4 होगा, नीचे की तरफ -4 होगा।
ठीक है, आगे पढ़ो। अनदर चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज -50 माइक्रोकूलम and mass 20 gram is moving along the positive x-axis when it is at, जब ये यहाँ है पार्टिकल और x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे है, ये -3 पे, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ये 3 है, माइनस का मतलब है इस तरफ है, और ये पार्टिकल है, इसका चार्ज माइनस का 50 माइक्रोकूलम है और मास इसका 20 ग्राम है, 20 ग्राम। तो जब ये यहां से इस तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकला, जब ये x इज इक्वल टू -3 से निकला उस टाइम पे इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। चार्ज इस पे कितना है, माइनस का 50, और मास इसका क्या है 20, जरूरत पड़ेगी इसकी। पहली बात, ये इधर जा कैसे रहा है, तो देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों के बीच में बन रहा है अट्रैक्शन, इस तरफ फोर्स अट्रैक्शन का, और इधर भी बन रहा है ये अट्रैक्शन, इस तरफ फोर्स, ये भी अट्रैक्शन का है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ, मतलब इन दोनों का अट्रैक्शन यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, यही फोर्स इसको आगे लेके जाएगा। तो इधर से जब ये चला होगा कहीं से, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, जब ये x इज इक्वल टू -3 पे पहुंचा, इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो किस वजह से जा रहा है ये, इसकी तरफ क्यों जा रहा है, तो इसकी तरफ जा रहा है इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दो प्लस चार्ज है और ये खुद माइनस चार्ज है, तो ये दोनों प्लस चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, और उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर आ रहा है एफ नेट, वो एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए ये चार्ज यहां से भाग के और एक्स की डायरेक्शन में चलेगा। इतना क्लियर है कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, उनका रिजल्टेंट बीच में, उसकी वजह से ये भागेगा। अब भागते भागते कहीं से तो चला होगा ना, मान लो यहां से चला था यहां से, तो जब इसकी स्पीड 0 थी, और जैसे जैसे अब इसको इधर खींच रहे हैं इधर खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स यहाँ लग रहा है बीच में, तो ये भाग रहा है आगे की तरफ। तो भागते भागते जब ये x इज इक्वल टू -3 पे पहुंचा, -3 पॉइंट पे, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये अपने आप जा रहा है, हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन लो है, कोई फ्रिक्शन नहीं, हमारी तरफ से लगाया हुआ कोई फोर्स नहीं, तो एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब जब ये यहां पर है इस पॉइंट पर, इसकी टोटल एनर्जी होगी k1 + u1, और जब ये ओरिजिन पे पहुंचेगा तब इसकी टोटल एनर्जी होगी k2 + u2। क्या दोनों बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे इसकी स्पीड होगी मान लो v, हमें यही करना है, और यहाँ पे लगाना है k1 + u1 बच्चों और k2 + u2। k1 जब ये यहाँ से चला, हाफ mv², m कितना है इसका 20 ग्राम, तो 20 बटे में 1000 और इनटू में v², वेलोसिटी इसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 का होल स्क्वायर, प्लस u1 जब ये यहाँ से चला, तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, कैसे निकालें यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो u1 क्या है, तो u1 पोटेंशियल एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की। अब इस पूरे सिस्टम में 3 पेयर है, 1 2 और 3। अब ये तो एक दूसरे, ये तो यहीं के यहीं है, ये तो अपनी पोजीशन बदलेंगे नहीं, सिर्फ इसकी चाहिए हमें पोटेंशियल, तो इसके साथ कितने पेयर है 1 और 2, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, k q1 × q2 माइनस का 50 और 10⁻⁻6 और फिर प्लस का 50 10⁻⁻6 और बटे k q1 q2 बटे में r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी है, अब ये 3 है, -3 का मतलब इस तरफ है, पर है तो ये 3 और ये 4 है, तो ये वाली कितनी होगी पाइथागोरस से 5 मीटर, तो बटे में 5, ठीक है। वही इसके साथ भी होगी, यहीं इतनी इसके साथ होगी, तो इसी का डबल कर दो बस, लो ये आ गया। समझो जरा फिर से,
जब ये यहाँ है तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम कितना है 20 ग्राम, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोग्राम में चेंज हो गया, और इनटू में v स्क्वायर, इसकी स्पीड 20 का स्क्वायर। फिर इन अब इसी पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका पेयर किसके साथ बन रहा है, एक तो इसके साथ एक इसके साथ, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो पेयर की है, एक इसकी है एक इसकी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 निकाल के रख दी मैंने। जब ये यहाँ पे तो उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U1, ठीक है, कितनी, K Q1 इंटू Q2, तो माइनस का Q प्लस का Q और बटे में इनके बीच का गैप 5, इतना ही इधर होगी सेम, तो इसी का डबल कर दिया हमने, तो ये U1 आ गया, K1 आ गया और U1 आ गया इक्वल्स टू, अब K2 जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड हो गई मान लो v, तो हाफ m कितना है वही 20/1000 और इनटू में v स्क्वायर, v का नहीं पता, v तो निकालना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब ये यहाँ पे पहुंच गया तो अब पेयर ये हो गया इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ, क्यों इन दोनों को क्यों नहीं ले रहे, ये नहीं, ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो U1 के साथ भी आएगी और U2 के साथ भी आएगी, कट जाएगी, तो इनको लेने की क्या जरूरत है, चेंज तो ये हो रहा है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो ये भागा दौड़ा घूम रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी, ये तो फिक्स है अपनी जगह पे, इनकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ही ना चेंज हो रही है, समझ गए। तो U2 में निकालेंगे तो फिर से दो पेयर, एक ये और एक ये वाला पेयर, चलो इसकी निकालेंगे तो K Q1 इंटू Q2, तो प्लस का 50 और ये कौन है माइनस का 50, तो 10 की पावर -6 और ये माइनस का 50 इंटू 10 की पावर -6, और इनके बीच का गैप कितना है यहाँ से 4, और उसका कर दो डबल, क्यों, एक पेयर ये तो एक ये सेम इसी तरीके का। अब यहाँ से 1 0 कटी, 2 से 2 कटा, ये तो आ गया v स्क्वायर बटे में 100 प्लस ये कितना बन गया 2K, 2 से इसको काट दो 4, 2 आया, 2 हटाओ, ये वाला 2 हटा दो। अब यहां से K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर, K की वैल्यू रख दें, चलो रख दो, 9 इंटू 10 की पावर 9, यहां से बन गया ये 50 इंटू 50, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ बाहर, ये माइनस हो गया बाहर, 50 इंटू 50 2500 इंटू 10 की पावर -12 और बटे में, चेक करो। अब ऐसा इधर कर लो, तो ये यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 400, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, यहाँ ऊपर बचा 4, एक 2 से 2 कट गया, तो बस ये 4 बचा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे चेक करो माइनस आ जाएगा बाहर, ये रहा माइनस, यहाँ पे 50 50 2500 और इनटू में 2, तो ये हो गया 2500 इंटू में 2, 2500 ही तो बन रहा है ना, हाँ, और इंटू में 2 5000 हो गया। अच्छा K की वैल्यू रख लो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -12 और बटे में 5, इससे इसको काटेंगे 1000 बचेगा, ठीक है, 10 की पावर -9 और ये कटेगा तो -3 बच जाएगा। अब 10 की पावर -3 और ये कटेगा तो 4 माइनस में 9 बचा, बस ये 10 की पावर -3 से इसकी 3 पावर माइनस की कट जाएंगे, तो ये बचा -9 इक्वल्स टू, उधर बचा v स्क्वायर बटे में 100 बच्चों, और प्लस इसे भी काटो, तो ये कितना बच रहा है 10 की पावर 9, हटाओ इसको, 10 की पावर -12 से -3 पावर बची, -3 2 0 से कट गई तो -1 बची, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 नीचे चला जाएगा तो ये बच जाएगा, नीचे चला जाएगा तो नीचे 20 हो जाएगा, तो ये आ गया v स्क्वायर, इधर लिख लिया मैंने, यहाँ लिख लो, तो ये बन गया 20 नीचे चला गया, 9 इंटू 25 ऊपर रह गया, 9 इंटू 25 और बटे में बच्चों 20, अब किससे काटोगे 5 से काटो,
तो ये आ गया आपका 4 माइनस 9, तो यहाँ तो बचा माइनस में 5। इधर इधर चेक करो, 4 माइनस 9 माइनस 5, इधर वी स्क्वायर बटे में 100, और यहाँ पे ये माइनस था ना, ये माइनस, तो ये भी माइनस ही करो, तो माइनस में 9 इंटू 5 45, और बटे में 4, इसे इधर ले आओ, 45 बटे में 4 माइनस में 5 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बटे में 100। एलसीएम ले लो, तो ये बचा 25 बटे में 4। भाई एलसीएम ले लिया, 4 इंटू 5 20, 45 माइनस 20 25 बचा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बटे 100। एक काम करो, 4 से इसको काट दो, 25 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, 25 का स्क्वायर हो गया बराबर वी स्क्वायर, दोनों तरफ का अंडर रूट कर दो, तो वी की वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब वो ओरिजिन पे पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, वो कैलकुलेशन वाला सवाल है, बाकी कुछ नहीं। k1 प्लस u1 इक्वल्स टू k2 प्लस u2 रखना, बाकी कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन भरी पड़ी, और कुछ नहीं। ठीक है, कहीं गलती सलती हो जाए ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है भाई, वो सबसे हो जाती है, कहीं लिखने विखने में हो जाती है, वो कंसेप्ट मेन चीज है, वो समझो। बाकी मैसेज कर दिया करो कि सर आपने ये गलती कर दी, पर उसे ठीक कर लिया करो खुद से। ठीक है, अब मैं वीडियो में दोबारा से तो ठीक हो नहीं सकती, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, हो जाती है गलती। ठीक है, पिछली 1-2 वीडियो में कुछ कमेंट हुए हैं, मैंने बताया उनको कि हाँ अगर हो गई तो ठीक कर दीजिए। चलो अब क्या पूछा, और क्या पूछा था, फाइंड डिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। अब दोबारा से सवाल एक और पूछा है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां से ओरिजिन से निकलेगा तो उस टाइम पे कितनी स्पीड होगी, वो हमने निकाल ली 25, और जब ये निकल के पहुंचेगा जब आगे, तो अब इसकी धीरे धीरे स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि देखो जब ये जैसे यहाँ है, तो अब इस पे इधर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, ये फोर्स इधर फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगेगा, तो इस पे रिजल्टेंट पीछे की तरफ इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और जा ये आगे रहा है, स्पीड इसकी आगे की तरफ है, तो ये किसका काम करेगा, रिटार्डेशन का काम करेगा। ये फोर्स अब जो एफ एफ लग रहा है और ये एफ नेट लग रहा है यहाँ पे, ये इसको रिटार्ड करेगा, इसकी स्पीड को धीमा करेगा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके रिटार्ड होते 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 इसकी स्पीड कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगी। वहां पे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को K1 K3 और पोटेंशियल एनर्जी को U3 मान लेते हैं, तो टोटल एनर्जी हो गई K3 प्लस U3। अब यहां से आप K1 प्लस U1, K2 प्लस U2 और K3 प्लस U3 रख के आंसर निकाल सकते हो कि वो पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से वो पॉइंट कितनी दूर है, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं, आप ही नहीं निकालोगे, हम ही निकाल कर देंगे आपको, क्यों टेंशन लेने। ये लो, इसको यहाँ कर लेते हैं, तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे है। अगर ये x है, ये 4 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट में पाइथागोरस से निकाल लो, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी इतनी हो गई, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलो अब यहां से हम लगाने वाले हैं यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, या ये कह लो यहाँ इधर वाली इधर की साइड की K1 प्लस U1 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आई थी, K1 प्लस U1, इसे सारे को ऐड कर करा के ये आया था 4 माइनस 9, ये आया था मतलब -5। तो K1 प्लस U1 यहाँ पे जब ये था उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम था वो था कितना, -5। ओके, और जब ये यहाँ पहुंचेगा सीधे, अब यहाँ पहुंचाओ, यहाँ की बात मत करो, यहाँ तो सोल्व कर लिया, यहाँ पे पहुंचाओ, तो K3 प्लस U3, अब सोल्व कर लो इसको, तो K1 प्लस U1 की वैल्यू -5 आई है, देखो ये आ रही -5। ठीक है, K3 प्लस U3 की बात करो, K3 कितना हो गया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड हो गई 0, तो K3 भी हो गया 0। अब U3 की बात करो, U3 क्या है, जब ये यहाँ पहुंचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक बात सुनो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ इसका पेयर बन रहा, तो K
Q1 इंटू Q2, तो प्लस का 50 इंटू 10⁻⁻6, और ये कौन है, माइनस का 50 इंटू 10⁻⁻6, और बटे में इनके बीच का गैप अंडर रूट में x² प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। इस पेयर की एनर्जी है, इसकी भी इतनी है तो इसका डबल कर लो, ये है -5 के इक्वल। अब देखो दोनों तरफ से जो माइनस है वो कट जाएगा, क्योंकि इसका माइनस मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा और इसका भी बाहर है, 5 से ये कट गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये आ गया 5 अंडर रूट में x² प्लस 16 इक्वल्स टू, इधर कितना बचा 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 50 हो गया 2500, 10⁻⁻12, 9 से 12 कटेगा, -3 पावर बचेगी, 2 0 और कट जाएंगी तो 10⁻⁻1 बचेगी, तो यहाँ 10⁻⁻1 बची, और 2 इंटू में 9 18 हो गया, इंटू में 25, और 10⁻⁻1 बच रहा था ना, देखो और कुछ तो नहीं बच रहा, 2 इंटू 9 18 हो गया, 25 ये बच रहा था, ये आ गया, 10⁻⁻3 कट गया था, -1 बचा था, तो बटे में 10 कट गया, 10 की पावर जो -1 बची है ये बटे में 10 आ गया। इधर 5 इंटू अंडर रूट में x² प्लस 16, अब इसे सॉल्व कर लो इधर साइड में, तो ये 5 से काटो 5, और ये 2 से इसको काटो 9, 9 इंटू ये 5 से 5 कट गया, इधर बचा केवल 9, तो अंडर रूट में x² प्लस 16 इक्वल्स टू में 9 रह गया। इधर देखो बस यही रहा कि नहीं, हाँ अब मेरे को x चाहिए, तो x चाहिए तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, तो x² प्लस 16, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, x² इक्वल्स टू में 81 माइनस में 16, 81 माइनस 16 कितना बचता है, 11 में से 6 5 बचता है, और 7 में से जो 1 गया तो 6 बचता है, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 65 मीटर। इसका मतलब इतनी दूर जाकर वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। यही पूछा था सवाल में, देख लो यही पूछा था, उन्होंने पूछा था व्हेन its kinetic energy becomes 0, find the distance charge particle from origin से कितना दूर जाके इसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी, वो बता दिया आपको कि वो 0 हो जाएगी कहाँ, अंडर रूट 65 पर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने किया क्या है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, आज के इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ रहिए, एक भी दिन की डिले नहीं होना चाहिए। डिले करेंगे, प्रैक्टिस सेशन छोड़ेंगे और आलस करेंगे, आलस हमारे लिए ना सबसे घातक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है आलस, वो नहीं करना है। ठीक है, मुझे भी आता है आलस, पर मैं आप लोगों के लिए रेडी रहता हूँ, सबको आता है, पर आप लोगों के लिए रेडी है कि मुझे आप लोगों को कुछ देना है, आप लोगों को कुछ अचीव कराना है, और वो अचीव करने के लिए बस आलस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेशन वाला काम है, मुश्किल टफ एग्जाम है। टफ एग्जाम की टफ तैयारी करनी है, टफनेस के साथ करनी है, हिलना नहीं है, अपने अपने मोटो से, अपने एम से हिलना नहीं है। ठीक है, हिलेंगे आलस करेंगे तो बस काम गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं नहीं आलस कर रहा तो आप भी मत करो, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं तो आप भी अपने लिए खड़े हैं। ठीक है, बाकी चलिए कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना मुझे भी मोटिवेशन सा नहीं मिलता, मोटिवेशन मुझे भी जरूरत पड़ती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊँ, बढ़िया से बढ़िया मैं आपके लिए क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आऊँ। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे।